ये विधानसभा है धौरैया विधानसभा, ये बांका में है और आरजेडी का फिलहाल इस सीट पर कब्जा है। लेकिन धौरैया का मिजाज क्या ऐसा रहा है कि हमेशा यहाँ लालटेन जलता रहा है या फिर कभी तीर भी जला है, कभी कमल भी खिला है? क्या इतिहास, क्या रिकॉर्ड रहा है इस सीट का, जानते हैं। धौरैया विधानसभा को अगर स्कैन करते हैं रंजन जी, तो क्या निकलकर सामने आता है, क्या मिजाज रहा है इस सीट का? देखिए, धौरैया विधानसभा जो कि बांका जिला और बांका लोकसभा में ही आता है, इसका मिजाज जो है वो समय समय के अनुसार बदलता रहता है। और लेकिन वो जिसे भी समय देता है अच्छा खासा समय देता है। और आप देखिएगा कि यहाँ पर जो तीन प्रमुख पार्टियां हैं वो ऑलमोस्ट इक्वल टाइम यहाँ पर जीती हैं। धौरैया एक SC आरक्षित सीट है, अनुसूचित जाति आरक्षित सीट है। और जब आप शुरुआत में देखती हैं धौरैया को, तो धौरैया में सबसे पहले कांग्रेस ने जीत का चौका लगाया और तब तक ये सीट सामान्य थी। और 1969 में कांग्रेस को पहली हार का सामना करना पड़ा और फिर ये जो है SC आरक्षित सीट हो चुकी थी। तो जब तक सामान्य सीट थी कांग्रेस 4 बार जीती। लेकिन 1972 से, तो जैसे मैंने कहा ना कि एक कांग्रेस का टर्म जो है ऑलमोस्ट खत्म हुआ, फिर नया शुरू होता है। अब CPI का जो है दबदबा, उसकी धाक जो है इस विधानसभा क्षेत्र में दिखने लगती है। पहले तो वो हैट्रिक लगाता है, फिर कांग्रेस 1985 में जो है एक जो सहानुभूति के साथ वो चुनाव लड़ रहा था उसमें वापसी करता है। लेकिन फिर 90 और 95 में CPI ही जो है वो यहां से जीत हासिल करता है। तो 5 कांग्रेस और फिर उसके बाद 5 जो है आपको CPI को हो गया। अब जब आप उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो 2000 से यहां पर मुकाबला जो है वो दिखने लगता है JDU और RJD के बीच में। और समता पार्टी भी आप कह लीजिए, एक बार समता पार्टी भी यहां से चुनाव जीती है। लेकिन फिर यहां नीतीश कुमार का जलवा जो है वो दिखा टिल 2015। वो लगातार जो है यहां से चुनाव जीतते रहे, जिस भी गठबंधन में रहे या उनकी पार्टी जो भी रही वो चुनाव यहां से जीतती रही। लेकिन 2020 में JDU के ही पूर्व विधायक के जरिए पहली बार धौरैया में लालटेन जला और जो एक किला बन गया था, गढ़ बन गया था JDU का, उसको ध्वस्त किया RJD ने। तो अब जो हम ट्रेडिशन देख रहे हैं 5-5 बार का, ये तीनों को मिल चुका, 4 बार JDU, 1 बार समता पार्टी, तो 5 यहां पर भी है, 5 CPI, 5 कांग्रेस। तो क्या ये एक नया सिलसिला शुरू हुआ है कि अब RJD के नाम ये सीट रहेगी या JDU इस बार अपना गढ़ वापस चाहता है, अपना किला वापस चाहता है और उसके लिए वो पूरा जोर भी लगा रहा है। हालांकि 2020 में लालटेन क्यों जला, अगर आप इसे देखें तो यहां पर समीकरण में एक बदलाव आया था और वो जो समीकरण बदला उसकी वजह से जो है JDU को हार का सामना करना पड़ा। और एक और वजह रही वो LJP रहा। LJP ने जहां भी जो है JDU का खेल 2020 में खराब किया था वो भी एक कारण रहा, लेकिन समीकरण में बदलाव मुख्य कारण रहा। और क्या हुआ समीकरण में बदलाव, अगर हम उसकी चर्चा करें तो देखिए, जो धौरैया विधानसभा है, जैसा मैंने आपको कहा कि यहां पर CPI की भी एक पैठ रही है, वर्चस्व रहा है। 5 बार अगर कोई जीता तो ऐसे ही तो जीतता नहीं है। तो वो जब भी चुनाव लड़ता था, हालांकि 1995 के बाद जो है उसे जीत नसीब नहीं हुई, लेकिन वो जब चुनाव लड़ता था तो उसके कुछ वोट जो हैं वो फिक्स थे, जो कि उनको मिल ही जाते थे और वो 20-25 हजार के आसपास होते थे। लेकिन जब 2020 में गठबंधन हुआ तो वो वोट टुवर्ड्स RJD शिफ्ट हुआ। तो जो ट्रायंगुलर फाइट हुआ करती थी वो आमने सामने की लड़ाई में तब्दील हो गई और इससे RJD को फायदा हुआ। अब इस बार क्या होगा उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन ये बड़ा फर्क जो है धौरैया में 2020 में देखने को मिला। और इस बार जो JDU को लगता है कि वो यहां पर ये सीट निकाल सकता है, अपने गढ़ में वापसी कर सकता है, अपना किला हासिल कर सकता है, तो उसके पीछे बड़ी वजह यह है कि 2020 में LJP भी एक कारण थी
जिसकी वजह से जेडीयू को हार का सामना करना पड़ा, और जब वो कारण हटा तो लोकसभा के चुनाव में यहां से जेडीयू के गिरधारी यादव को लीड भी मिला। तो क्या होगा, बहुत दिलचस्प हो गया है यहां का सारा कुछ। 17 चुनाव धौरैया विधानसभा में अब तक हुए हैं। कांग्रेस 5 बार, सीपीआई 5 बार, जेडीयू 4 बार, समता पार्टी 1 बार, तो 5 बार इधर भी, आरजेडी 1 बार और निर्दलीय 1 बार। सबसे ज्यादा बार जीतने वाले प्रत्याशी की बात करें तो नरेश दास, कॉमरेड नरेश दास जो हैं वो यहां से 5 बार जीते। सीपीआई को जितनी भी जीत मिली वो नरेश दास ने ही दिलाई, हालांकि बाद में वो आरजेडी में शामिल हो गए थे और चुनाव भी लड़ा उन्होंने लालटेन के निशान पर, लेकिन वो जीत नहीं सके। इसके अलावा एक और नाम है जिनकी की चर्चा आपको धौरैया विधानसभा में करनी होगी, और वही अभी यहां के विधायक हैं भूदेव चौधरी। वो 4 बार जो है यहां से चुनाव जीते हैं। वो जमुई से 2009 में लोकसभा के सांसद भी बने थे, और इसके बाद जब 2014 में उनको जेडीयू ने टिकट नहीं दिया तब वो आरएलएसपी में चले गए थे। आरएलएसपी के प्रदेश अध्यक्ष भी बने, लेकिन वो चुनाव हार गए। फिर 2020 चुनाव से पहले जो है वो आरजेडी में शामिल हो गए। तो एक बड़ा नाम है भूदेव चौधरी इस इलाके में, और उनकी अपनी पैठ भी है। हालांकि उनके सामने जो उम्मीदवार हैं मनीष कुमार, वो भी कमजोर नहीं हैं, पूरा जोर लगाते हैं और उनकी भी अपनी एक छवि है। अब हम आखिरी 3 चुनाव की अगर हम यहां से बात करें तो क्या कुछ दिखता है। 2010 में जो है यहां पर आपको मनीष कुमार को जो है वो चुनावी मैदान में उतारा गया था, क्योंकि 2009 में भूदेव चौधरी लोकसभा के लिए चुन लिए गए थे। तो सिटिंग विधायक तो भूदेव चौधरी ही थे, लेकिन वो लोकसभा में चले गए थे, तो टिकट मिला मनीष कुमार को, और उनके सामने कॉमरेड नरेश दास जो है वो आपको आरजेडी के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरे, और सीपीआई से मुन्नी लाल पासवान थे। कांग्रेस ने भी अपना उम्मीदवार दिया था यहां पर मंडरेश्वर कुमार मंटू। तो यहां पर मनीष कुमार को 40,261 वोट आए, मतलब 35.7%। नरेश दास को आए 28.31% वोट, मतलब 31,919 वोट, और मुन्नी लाल पासवान को 25,265 वोट आए, 22.61% वोट, और कांग्रेस प्रत्याशी भी लगभग 4.5% के आसपास वोट लेकर आए। तो आप केवल आरजेडी और सीपीआई का मत प्रतिशत देखें, 28.3 आरजेडी और सीपीआई 22.61, तो यह आंकड़ा 50 को क्रॉस करता है, लेकिन यहां पर 35.71% वोट लाकर मनीष कुमार जीत हासिल करते हैं 8,342 वोटों की, क्योंकि ट्रायंगुलर फाइट यहां पर थी। फिर 2015 आता है, फिर से मनीष कुमार जेडीयू के टिकट पर ही चुनावी मैदान में थे। हालांकि इस बार आरजेडी उनके साथ थी और कांग्रेस भी उसी तरफ, क्योंकि उस समय महागठबंधन बना था। इस बार जो है भूदेव चौधरी आरएलएसपी के टिकट पर चुनावी मैदान में उतर जाते हैं, और सीपीआई से मुन्नी लाल पासवान जो है वो फिर से चुनावी मैदान में होते हैं। और फिर आप देखिए यहां पर मनीष कुमार को आते हैं 68,858 वोट, मतलब 44.41% वोट, और भूदेव चौधरी जो आरएलएसपी प्रत्याशी थे उनको आए 44,704 वोट, मतलब कि 28.83% वोट, और मुन्नी लाल पासवान जो सीपीआई प्रत्याशी थे उनको 24,501 वोट, मतलब कि 15.8% वोट। तो यहां पर भी आप देखती हैं कि कम्युनिस्ट का जो एक वोट था वो अभी भी उनके पास इंटैक्ट था। यहां पर भी 16% के आसपास मत उसे आए, लेकिन जीत मिली मनीष कुमार को 24,154 वोटों की। 2020 में परिस्थितियां बदली, जेडीयू वापस से एनडीए फोल्डर में, तो यहां पर आरजेडी ने भूदेव चौधरी को उतारा, क्योंकि भूदेव चौधरी आरजेडी में शामिल हो गए थे। और दिलचस्प यह था कि वाम से गठबंधन हो गया था लेफ्ट से, तो सीपीआई ने अपना उम्मीदवार नहीं दिया, और इसका लाभ जो है वो भूदेव चौधरी को मिला, क्योंकि वो वोट ट्रांसफर हुआ उनकी तरफ।
मनीष कुमार को आए 75,959 वोट, मतलब 42.2% वोट, तो वोट उनको कम नहीं आए। भूदेव चौधरी को आए 78,646 वोट, मतलब कि 43.7%। और जो एलजेपी प्रत्याशी थे वो वोट तो सिर्फ 4,081 लाए, 2.3%, लेकिन इतना काफी था मनीष कुमार और जेडीयू का खेल खराब करने के लिए, क्योंकि भूदेव चौधरी सिर्फ 1.5% के मार्जिन से 2,687 वोटों से ये चुनाव जीत गए और धोरैया में लालटेन जो है वो जल गया पहली बार। तो ये चीजें दिखी। अब इस बार जब चुनाव होगा, समीकरण यही है, मुझे लगता है आरजेडी लेफ्ट का गठबंधन है, तो फिर से लेफ्ट यहां प्रत्याशी नहीं देगा, तो ऐसी परिस्थिति में उनके वोट आरजेडी की तरफ जा सकते हैं। लेकिन जो अभी चुनाव हुआ, जब यहां से चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी भी आ गई थी एनडीए फोल्डर में, तो लोकसभा में यहां गिरधारी यादव जेडीयू के जो सांसद हैं उनको यहां पर बढ़त मिली है, तो एक उम्मीद जो है जेडीयू के लिए जगह है और उसे लगता है कि यहां पर वो वापसी कर सकता है और फिर से अपना किला हासिल कर सकता है। तो प्रत्याशियों की बात करें तो यहां चूंकि दोनों दमदार प्रत्याशी हैं, बहुत फर्क नहीं होने वाला। एक बार फिर से मानकर चलिए कि भूदेव चौधरी और मनीष कुमार ही आमने सामने होंगे। लेकिन चूंकि यहां मुस्लिम प्रत्याशी जो हैं, माफ कीजिएगा, मुस्लिम वोटर्स जो हैं, उनकी संख्या बहुत अच्छी है, 18% के आसपास है। तो एक बड़ा सवाल और जो चर्चा होती है कि क्या एआईएमआईएम यहां पर अपना प्रत्याशी देगा। अगर वो प्रत्याशी देगा तो जो है जितने भी वोट वो लेकर आता है उसका नुकसान जो है वो आरजेडी को हो सकता है। दूसरी तरफ इस बात पर भी नजर है कि जन सुराज जो है वो कौन सा प्रत्याशी यहां पर उतारते हैं, तो ये देखना यहां पर दिलचस्प होगा, उसका भी एक असर पड़ेगा। वो स्लाइड है, ये दोनों दल जीते न जीते लेकिन किसी को हरा जीता तो सकते हैं, ये मानकर चलिए। अब हम यहां के जातीय समीकरण पर अगर गौर करें तो जो एससी वोटर्स हैं वो 13.56% हैं, मुस्लिम 18% हैं और यादव यहां पर 15.5 से 16.5% के आसपास हैं। मतलब यहां पर 34 से 36% का MY ब्लॉक बनता है। तो अब ये देखना है, इसमें मल्लाह भी जुटेंगे थोड़े बहुत, वो भी है यहां पर, तो ये एक एडवांटेज जो है वहां पर जो आरजेडी है उसको दिखेगा। लेकिन दूसरी तरफ के भी वोट्स देखते हैं, जो परंपरागत वोटर्स हैं, जो सामान्य जाति है उनके बहुत वोटर्स यहां पर नहीं है, 8 से 10% के बीच, जिसमें राजपूत 4-5% होंगे और बाकी जो है ब्राह्मण और भूमिहार आप यहां पर देख लीजिए। वैश्य 6 से 7% हैं, लेकिन कोयरी कुर्मी 9 से 11% और धानुक 10 से 12%। तो ये आंकड़ा 20 से 22% का हो जाता है। और जब आप सामान्य जाति, वैश्य और कोयरी कुर्मी और धानुक को जोड़ते हैं तो वो 35 से 37% का आंकड़ा पहुंच जाता है। तो दोनों गठबंधन ऑलमोस्ट बराबरी पर, और यही चीज आपको पिछली बार भी दिखा, हार जीत का मार्जिन 2,687 वोट, तो यहां पर दोनों का वोट जो है लगभग बराबर हो गया। तो ऐसी परिस्थिति में एससी वोटर्स, जिसमें रविदास की संख्या ज्यादा है वो, और जो अति पिछड़ी जातियां हैं अन्य, वो किसको वोट करती हैं, उसको, उस समीकरण को कौन बेहतर तरीके से साध पाता है, उसी पर धोरैया का परिणाम जो है वो आपको निर्भर करेगा। तो इसीलिए इस बार का चुनाव यहां बहुत रोचक होगा, जैसा कि 2020 में भी हुआ था। अब इसमें वही चीज है कि जिसने जातीय समीकरण को बेहतर तरीके से साध लिया और जिसने दूसरे के परंपरागत वोटर्स में जो है सेंधमारी कर ली, जीत उसकी हो जाएगी। तो देखिए अब कौन किसके वोट में सेंधमारी करता है, कौन जातीय समीकरण को साथ पाता है, और दोनों दलों में से कैंडिडेट कौन फाइनल होंगे और किस तरह का मुकाबला होगा, इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी।